हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? और आप सभी को बहुत 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 सारी बेस्ट विशेस ऑफ न्यू ईयर। और होपफुली आप सभी बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, आपकी रिवीजन चल रही होगी। पर मुझे ना ये मेरा वो है, कंप्लेंट है, मुझे कोई आपके डाउट्स वाउट्स नहीं आते हैं। मतलब हम बस पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट इवन टेकिंग अ सिंगल डाउट, कोई भी बच्चा। मतलब जब लाइव क्लासेस होती थी हमारी, हम लोग मतलब भर भर के डाउट्स, मैम ये भी है, मैम वो भी है ना? अभी कोई बच्चा डाउट नहीं लेता, ऐसा क्यों? इतने डिफरेंसेस क्यों आ गए हैं हम लोगों के बीच में कि हम कुछ पूछते ही नहीं है अब? तो ये चीजें नहीं करनी है। जो भी आपको डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, आप सभी को ग्रुप में पूछ लेना है कि भाई हमें ये समस्या आ रही है। ठीक है? तो वापस से आप सभी को विशिंग यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे नंबर सबके आए। ठीक है? पर ये नहीं बिना पढ़े बहुत अच्छे आ जाएंगे, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है? तो बहुत अच्छे नंबर्स आप सभी बच्चे स्कोर करें, आपकी मनचाही स्ट्रीम आपको मिले और उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है? और बहुत अच्छे से ध्यान से चीजों को मन लगाकर करें। पढ़ाई के साथ साथ मैं बोलूंगी सभी बच्चों को कि कुछ और भी स्किल अपने में ऐड करें। ठीक है? कुछ और नया सीखने की कोशिश करें, जिससे आपका दिमाग, आपकी बॉडी फिट रहे, हेल्दी रहे, है ना? और स्किल आपके अंदर आए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई-पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पढ़ाई के अलावा भी हमें बहुत कुछ करना होता है, जो शायद हम लोग नहीं करते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का लेसन और उसका सेकंड लेक्चर। ठीक है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हमारा चल रहा था और मैंने लास्ट क्लास में ये भी कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो अब हम वही पढ़ने वाले हैं। वेलकम टू द क्लास। सो दिस इज मी भारती नीमकर, आप सभी जानते हैं, और हम लोग सोशल स्टडीज पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। आप सभी बच्चे हमें टेलीग्राम के इस चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा। ठीक है? तो शुरू करते हैं हमारा लेसन। अच्छा, हमारा टॉपिक है एग्रो बेस्ड। अभी हमने इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, इम्पोर्टेंस क्या है ना? क्यों हम इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं, प्रॉपर लोकेशन के लिए जो चीजें चाहिए होती है वो क्या क्या होनी चाहिए। लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, लोकेशन चाहिए, वाटर चाहिए, है ना? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये सभी चीजें हमें प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, ताकि जो हमारा प्रोडक्शन है वो हैम्पर नहीं हो, है ना? मार्केट चाहिए, अर्बनाइजेशन उसके वजह से होता है। ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ मार्केट कौन-कौन से अलग-अलग टाइप्स के मार्केट थे, जिसमें एक एग्रो मार्केट कह रही हूँ, सॉरी, इंडस्ट्रीज़ की बात कर रही हूँ मैं। तो अब हम काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हमने पढ़ी कौन सी बेस्ड होती हैं, तो हम फर्स्टली पढ़ने वाले हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो शुरू करते हैं, ये आप देख रहे हो एग्रो बेस्ड यानी कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं। एग्रीकल्चर या फिर कृषि से संबंधित होती हैं, रिलेटेड, वो संबंधित। ठीक है? अच्छा, राइटिंग समझ नहीं आया तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, पता नहीं ये थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा हो ही जाता है पेन। ठीक है? ओके, तो यहाँ से यानी कि जो हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर से मिल रहा है, कृषि से मिल रहा है। जैसे कॉटन, कॉटन हमें कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली हम इसको प्लांट करेंगे, है ना? हम इसको उगाएँगे तब जाके हमें कॉटन मिलने वाला है खेतों से। वूलन हमें मिलने वाली है एनिमल से, है ना? ये कहाँ से मिलेगा? खेतों से। ठीक है? इसके बाद फिर ये एडाइबल ऑयल यानी कि जो हम तेल सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, वैसे भी खाते हैं, है ना? जैसे कौन-सा पीनट ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है ना? और सेसमी ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, ये अलग-अलग तरीके के जो खाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी होते हैं, उनको एडिबल ऑयल कहा जाता है। फिर आता है सिल्क, सिल्क हम ऑब्टेन करते हैं सिल्क वॉर्म से। ठीक है? इसके बाद टेक्सटाइल यानी कि हम जितना भी हमने ये जो हमने रॉ मटेरियल कलेक्ट किया, जैसे कॉटन था, कहाँ गया ये रहा, ये वूल था, ये सिल्क था, अब इन सबको ले जाया जाएगा एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में, तो वहां पर इसके कपड़े बनेंगे। ठीक है? जूट, जूट से हम लोग मैट्स बनाते हैं, थैले बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं। आजकल तो इतनी अट्रैक्टिव चीजें जूट से बनती है जैसे कोई हद नहीं, और बहुत अच्छी मिलती है, मतलब बहुत ही सुंदर लगती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली होती हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती। तो जूट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना? रबड़, ये भी खेतों में ही उगता है। ठीक है? वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा खेती की जाती है, रबड़ ग्रो किया जाता है, ग्रो नहीं किया जाता, ये पेड़ों में से निकलता है।
ठीक है? जिसे हम वो रबड़ ही बोलते हैं, गोंद नहीं बोलते, गोंद अलग होता है। तो रबड़ देखो यहाँ पर ये मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में ही बताया था आपको। यहाँ पर इसको ऐसे कट कर दिया जाता है, कट करने के बाद यहाँ पे एक अ, मतलब एक स्पून टाइप वो लगा देते हैं एलिमेंट, और फिर उसमें से वो भर जाता है, तो नीचे ये टपकता रहता है, गिरता रहता है, और ये वाला जो बर्तन है ये भर जाता है। तो फिर इसको ले जाया जाता है और यहाँ पे दूसरा बर्तन सेटअप कर दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, देखो ये हमें डायरेक्ट मिल रही है, टी, है ना? तो ये इंडस्ट्रीज हैं सारी जो कि एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल बेस्ड है, यानी कि सभी चीजें हमें खेतों से और जंगलों से मिलती हैं। ठीक है? अब इन्हीं में बेस्ड एग्रो बेस्ड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, जो कि कॉटन, वूल और सिल्क से बनती है। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसने हमारे देश में एक बहुत ही अलग पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई है। ठीक है? और जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। 14% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, 35 मिलियन पर्सन्स डायरेक्टली, यानी कि इतने लोग डायरेक्टली इस बिजनेस में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जो है 24.6%, यानी कि जो हमारा सामान है, जो हमारा कपड़े हैं, वो बाहर बहुत पसंद किए जाते हैं, तो अच्छा खासा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है कंट्रीब्यूट करती है, और ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है आफ्टर एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली अब जब एग्रो बेस्ड है तब एग्रीकल्चर में ही इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो टेक्सटाइल में भी इतने ही लोग इन्वॉल्व होंगे ना, क्योंकि ये मतलब अच्छा एक तो काम होता है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत इजी है, किसी ना किसी काम में कोई ना कोई व्यक्ति लगा ही रहता है ना? अब इसमें देखो, ये जो जीडीपी है, ये 4% कंट्रीब्यूट करता है हमारे देश की जीडीपी में, यानी कि जितना भी टोटल है उसमें 4% जो सिंगल कंट्रीब्यूशन है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। तो ये सिर्फ एक ऐसी इकलौती इंडस्ट्री है हमारे देश में जो कि एक सेल्फ रिलायंट और कंप्लीट है इन द वैल्यू चेन, यानी कि ये खुद के ऊपर ही चलती है, किसी पे बेस्ड नहीं है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो इंडस्ट्री अच्छी चलेगी, बट उसके अलावा ये किसी पे भी बेस नहीं है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है इसका। ठीक है? ये बस कपड़े प्रोड्यूस करते हैं, टैग्स इस पे लगते रहते हैं, अपने आप एडवर्टाइजमेंट हो गया टैग लगने के बाद। इसकी वैल्यू चेन, है ना, मतलब चीजें काफी अच्छे से जाती हैं, अच्छी होती हैं, तो लोग पसंद करते हैं सामान को। तो हर जो सामान यहाँ पर भेजा जाता है या सप्लाई किया जाता है उसकी एक वैल्यू होती है। फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, है ना, काफी अच्छा सामान यहाँ बनाते हैं। लो प्रोडक्टिविटी, जो लो वैल्यू होती है वो भी यहाँ मिलेगी, और हायर वैल्यू एडेड चीजें भी यहाँ पर आपको मिलेगी। डिपेंड करता है वो कितने प्राइस में जा रही है। जैसे कॉटन, कितना अगर अच्छी क्वालिटी का कॉटन होगा तो अच्छे कपड़े बनेंगे, थोड़ी सी लो क्वालिटी का कॉटन होगा तो कपड़े अच्छे नहीं बनते। बट जनरली हम लोग कॉटन से देखो काफी तरीके के टी शर्ट्स बनाते हैं, टॉप बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, सूट बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं, सभी चीजें चाहिए होती है ना। चलिए, तो फाइबर प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है? पहले हम ऐसे रॉ फाइबर लेकर आते हैं, निकालते हैं, है ना? फिर उसकी स्पिनिंग की जाती है, प्रॉपर उसको पतला पतला थ्रेड बना देते हैं उसको। फिर उसको यार्न किया जाता है ना? यार्निंग के बाद वीविंग की जाती है, निटिंग की जाती है, बुनते हैं उसको। फिर फैब्रिक उसका क्रिएट होता है, फिर डाइंग की जाती है, फिनिशिंग की जाती है, और फिर एक गारमेंट रेडी होता है। और फिर वो जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या करता है, मतलब प्रॉपर एक गारमेंट रेडी करता है, फिर उसको मार्केट में लॉन्च करता है। अब देखो ये तो है, अगर आपको दिख रहा हो ये है फाइबर, ये मतलब रेशे रेशे बने हुए हैं। स्पिनिंग की तो हमने इसको थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया, है ना? फिर हमने इसका फैब्रिक बना दिया, देन इसको फैक्ट्री में ले जाकर, मैन्युफैक्चरर के पास ले जाकर हमने इसको एक गारमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है? तो ये एक प्रोसेस है कि एक छोटा सा जो फाइबर है उसको किस तरीके से गारमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। आगे चलते हैं। अब एंशियंट टाइम में, जो एंशियंट इंडिया था हमारा, पुराने समय में जो कॉटन टेक्सटाइल थी वो सारी हैंड स्पिनिंग यूज होती थी यहाँ पर, है ना? हैंडलूम चलती थी, वीविंग टेक्निक्स चलती थी। मतलब मैंने हम लोग आप लोगों को पढ़ाया भी है ना, कि मतलब आपने पढ़ा भी होगा, आई थिंक नहीं, 9th क्लास में मैंने बच्चों को पढ़ाया है। मैं बात कर भी रही थी ना इस बारे में कि 8th 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा जो कॉटन वीविंग प्रोडक्शन है एंड ऑल। तो ये जो पुराना समय था जब ब्रिटिश एरा चल रहा था, है ना, उस समय मशीन्स वगैरह लॉन्च नहीं हुई थी, तो हमें क्या करना होता था, सारा काम हाथ से करना होता था। तो हम लोग हैंडलूम यूज करते थे और खड़े होकर,
खड़े होकर वहां पर प्रोडक्शन किया जाता था, और इसमें काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते थे। मतलब 10-12 घंटे की शिफ्ट के लिए तो हमें 2-3 बंदे चाहिए ही चाहिए। तो जो पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती थी, पहले के समय की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो ये देखिए इस तरीके का था ये 18th सेंचुरी में पावर लूम्स, तो ये इस तरीके से आए। देखो फिर भी इसमें कितने अच्छे डिजाइन यहाँ पर बन रहे हैं, है ना। अभी तो और भी बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनते हैं। तो जो हमारी ये हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, ठीक है। और ये एक सेटबैक फेस कर रही थी जब कॉलोनियल जो ब्रिटिशर्स थे तब वो आए थे। तो उस समय हमारी जो इंडस्ट्री थी उसकी हालत बहुत ही खस्ता थी, बहुत ही ज्यादा खराब थी, है ना। और हम compete नहीं कर पा रहे थे जो कपड़े इंग्लैंड में बनाए जा रहे थे इनकी मिल्स में, क्योंकि इन्होंने हमारा सारा आइडिया कॉपी किया, हमारा जो कपड़ा था उसके डिजाइन थे वो सब कॉपी कर डाले और फिर उसको मार्केट में बेच रहे हैं। तो फिर भाई हम लोग कैसे compete कर पाएंगे। तुम अच्छी अगर मशीनों से बनाओगे तो हैंडमेड तो नहीं चल पाएगा ना उसके आगे। तो इसलिए जो हमारी इंडस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा सफर कर रही थी उस समय में, ठीक है। ये देखिए इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस वो बना के भेज रहे थे, तो हमारी चीजें कौन खरीदेगा फिर। अच्छा फिर जब 30 नवंबर 2011 में देयर वर 1946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल इन दी कंट्री। तो उस समय 1946 कॉटन ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल थी हमारे देश में, यानी 1946, ये ईयर नहीं लिखा, ठीक है। ये 2011 की बात हो रही है, 2011 में इतनी मिलें थी। तो ये तो काफी मिले थी, उससे पहले भी शायद और होंगी पर ये कम है। लेकिन अबाउट 80% ऑफ दीज आर इन द प्राइवेट सेक्टर एंड रेस्ट 20% पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। अब इसमें से 80% तो प्राइवेट सेक्टर में है और 20% पब्लिक में है। ये देखो ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्रीज है ना विद 4 to 10 लूम्स यहाँ पर लगे होते थे। अगर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है तो वहां पर क्या होता था कि उस फैक्ट्री में ना सिर्फ 4 से 6 लूम्स लगे होते थे, क्योंकि लूम्स काफी बड़े होते हैं। अगर आप फैक्ट्री बना रहे हो तो अगर आपको प्रोडक्शन एक बारी में काफी ज्यादा करना है तो यू नीड बिग लूम्स, ह्यूज लूम्स। तो वो लूम फिर कुछ फैक्ट्री में स्पेस ही मतलब उतना वो कवर कर लेता है कि बाहर की जगह बचती नहीं है। अच्छा इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दी देयर आर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल, है ना, ये लूम्स थे यहाँ पर। अब इन दी अर्ली ईयर्स यहाँ पर जो कॉटन टेक्सटाइल था, कॉटन इंडस्ट्री थी, वो सेंटर्ड कॉन्सेंट्रेटेड थी कहाँ पर, कॉटन ग्रोइंग बेल्ट। कॉटन ग्रोइंग बेल्ट यानी कि महाराष्ट्र गुजरात जहां पर कॉटन सबसे ज्यादा ग्रो होता है उस एरिया को बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ये देखा है ना आपने, महाराष्ट्र और गुजरात यहाँ पर थे। अब जो फैक्टर्स थे, है ना, कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री है उसको लोकलाइज किया जाए, है ना, उसको वहां पर रखा जाए, वो क्या था। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, कि वहां पर हमें कॉटन मिल जाए, हमें दूर से नहीं लाना पड़े, ताकि जो हमारी कॉस्ट है वो बच जाए। दूसरा मार्केट हमारे पास होनी चाहिए कि हमने सामान बनाया और वहां सामान बिक रहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां पर इजी होना चाहिए, ताकि जो भी सामान हम वहां से लेकर आए हैं या आज लेकर जाएंगे तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। पोर्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र और गुजरात में काम कर रहे हैं तो यू ऑब्वियसली यू हैव अ पोर्ट फैसिलिटी, ताकि आप अपना सामान एक्सपोर्ट कर सको आसानी से। लेबर आपको मिल जाती है, अगर जहाँ पे फैक्ट्री लगती है वहां पर लेबर आपको हमेशा मिले। मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा गीला गीला सा नमी होनी चाहिए ताकि जो कपड़े हैं वो मतलब फटाफट से सेट हो जाए। इसके बाद दिस इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड लिविंग टू, है ना, ये मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और ये एग्रीकल्चर से लिंक है इसका। और इसमें क्या है कि काम मिलता है लेबर को, जो फार्मर्स होते हैं उनको काम मिलता है, जो कॉटन बॉल प्लकर्स होते हैं उनको काम मिलता है ना, ये सभी लोग इंगेज होते हैं इस काम में। जैसे देखो गिनिंग में है, अब इसको क्या करते हैं, जो कॉटन होती है उसको ऐसे ऐसे करके मतलब कंबाइंड करते हैं, उसको ऐसे कट 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 काटते हैं, तो ऐसे मिल जाता है, अलग अलग हो जाता है, रेशा रेशा उसका अलग कर दिया जाता है। स्पिनिंग की जाती है, देखो प्रॉपर कैसे धागा निकाला जा रहा है, रेशा निकाला जा रहा है। वीविंग की जाती है, बुनाई होती है इनकी, है ना, डाई करते हैं फिर हम कपड़े को। फिर डिजाइनिंग की जाती है कि भाई इस कपड़े को हमने डाई कर दिया तो अब हमें किस डिजाइन में इसको बनाएंगे। फिर बनाने के बाद पैकेजिंग, है ना, फिर टेलरिंग एंड स्यूइंग, कि हमने अब कपड़ा आ गया, अपने को इसको सिलना है, ठीक है। तो ये था एक प्रोसेस कि मतलब जो एक कपड़ा है वो कितने प्रोसेस से निकलता है, ठीक है। अब ये जो इंडस्ट्री है ये क्रिएट करती है डिमांड एंड सपोर्ट मेनी अदर इंडस्ट्री। ऑब्वियसली डिमांड तो क्रिएट करती है पर दूसरी कुछ इंडस्ट्रीज को सपोर्ट भी करती है, जैसे
केमिकल एंड डाइस, डाई चाहिए हम लोगों को, तो उसके लिए जो साइंटिस्ट वगैरह उनको डाई के ऊपर काम करना चाहिए ताकि वो हार्मफुल ना हो, बॉडी पर ना लगे, वो निकले नहीं। पैकेजिंग मटेरियल, मतलब ये हमें मटेरियल चाहिए होता है, हमें सामान पैक करना है ना। फिर इंजीनियरिंग वर्क, हमें मशीन्स चाहिए, तो ये कौन बनाएगा? इंजीनियर्स बनाएंगे, किसान तो बनाएंगे नहीं, है ना। देखो कितना, मतलब कितनी सारी जो इंडस्ट्रीज है वो इससे कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, और उसके साथ साथ कितने लोगों को काम मिल रहा है ना। अब जो वाइल स्पिनिंग जो कंटिन्यू थी, है ना, टू बी सेंट्रलाइज्ड इन, वो कहाँ पर सेंट्रलाइज हुई? महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, तमिलनाडु में, है ना। ये 3 स्टेट्स थे जहां पर जो स्पिनिंग थी वो चल रही थी, अभी तक भी होती यहाँ पर है। अब वीविंग जो है बच्चे, वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल एंड डिजाइन ऑफ वीविंग इन कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी। तो पहले जो वीविंग थी वो एक ही चीज पर लोकेटेड थी कि हमें काफी सारे डिजाइन वहां पर नहीं बनाने होते थे, पर अभी ये कई चीजों के साथ मिल गई है। ट्रेडिशनल चीजें भी हम यहाँ पर डालते हैं, स्किल्स डालते हैं, डिजाइन भी हमें यहाँ पर डालने होते हैं, जिसमें कॉटन में डिजाइन डलते हैं, सिल्क में डलते हैं, जरी में डलते हैं, एम्ब्रॉयडरी। तो यानी कि यहाँ पर अब ये काम ना ऐसे कंसाइज होके नहीं रहेगा, एक्सपैंड हो गया, यहाँ पर वैरायटी आ गई है कि भाई मुझे तो ऐसी वाली साड़ी चाहिए, है ना। देखो, ये देखो पीछे, ये देखो इसने कितना सुंदर यहाँ पर डिजाइन डाल रही है, देख पा रहे हैं सभी बच्चे? ये डिजाइन, ये कॉटन का डिजाइन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये सिल्क का डिजाइन बन रहा है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे आपका जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, वो मार्केट में बहुत अच्छे से जाता है। अब इंडिया जो है, इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। तो हमारा जो प्रोडक्शन है ना स्पिनिंग, वो वर्ल्ड क्लास होता है, एकदम बढ़िया, हमारे जैसे स्पिनिंग कोई कर ही नहीं सकता, है ना। लेकिन जो वीविंग सप्लाईज है वो लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक की वजह से हमारी खराब हो जाती है ना। तो प्रोडक्शन इतना बढ़िया नहीं हो पाता, बट जो स्पिनिंग है वो बहुत अच्छी हो पाती है हमारी। इसके बाद वीविंग इज डन बाय द हैंडलूम या फिर पावर लूम्स, जो कि मिल्स में लगे होते हैं। हैंडलूम से काम थोड़ा धीरे होता है, पावर लूम से काम बहुत तेजी से और अच्छा होता है। डिजाइनिंग उसमें प्रॉपर जाती है ना, उसमें वैरायटी आ जाती है, मेहनत थोड़ी सी कम लगती है, बस आपको एक बार डिजाइन सेट करना होता है, वो पूरा डिजाइन वहां पर चल रहा होता है। पर जो हैंडलूम होता है वहां पर आपको हर एक स्टेप पर आपको डिजाइन चेंज करना पड़ता है। अब जो हैंडस्पन है, जिसे हम खादी बोलते हैं, हैंडस्पन खादी जो प्रोवाइड करती है लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि जो घर में लगी होती है छोटी छोटी, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा कमरा है तो आपने वहां पर एक कॉटेज इंडस्ट्री डाल ली, यानी कि वहां पर आप खादी की स्पिनिंग करते हो, हैंड स्पिनिंग करते हो। तो इससे क्या है, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है बहुत बड़े स्केल, है ना। इसके बाद जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करता है यार्न टू जापान। जापान में हमारे कपड़े बहुत फेमस है। और अदर इम्पोर्टर्स जो है हमारे कॉटन के, वो कौन कौन से हैं? वो यूएसए, यूके। यूके देखो अभी भी हमसे कपड़े खरीदता है। रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्री, है ना, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीकन कंट्री। तो हमारे कपड़े पहले भी यहाँ पर जाते थे और आज भी यहाँ पर जाते हैं। दैट मीन्स जो डिमांड है हमारे फैब्रिक की, है ना, हमारे कॉटन की, वो अभी भी कम नहीं हुई है, वो अभी भी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। दैट मीन्स हमारा जो कॉटन है वर्ल्ड क्लास ही हुआ, है ना, और अभी तक फेमस है। तो इंडिया हैज सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल इन दी वर्ल्ड, है ना। यानी कि हमारे पास 43.13 मिलियन स्पिंडल्स यहाँ पर है चाइना के बाद। तो चाइना में सबसे ज्यादा है, आफ्टर चाइना हमारे पास स्पिंडल सबसे ज्यादा है, जो जिसमें हम क्या करते हैं, वीविंग का काम करते हैं। आगे चलते हैं। सिंस जो 80s चल रहा था, मिड 80s यानी कि ये वाला, ठीक है, जो स्पिनिंग थी सेक्टर हैज रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन, बहुत यहाँ पर अटेंशन इसको मिली, ठीक है, क्योंकि वी हैव लार्ज शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ द टोटल टोटल ट्रेड। यानी कि जो वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है उसका जो 1/4 है ना, वो ट्रेड हम लोग करते हैं, इंडिया ट्रेड करता है 1/4, यानी कि बहुत मेजर पार्ट है। उसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो अलग नेशन करते होंगे, अलग कंट्रीज करती होंगी, है ना, सभी ट्रेड में पार्टिसिपेशन लेते हैं। कई ट्रेड केमिकलाइज होते हैं, कई इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री बेस्ड होते हैं, कई लो इंडस्ट्री बेस्ड होते हैं, कई मिडिल इंडस्ट्री बेस्ड होते हैं, कई कॉटेज होते हैं, टेक्सटाइल होते हैं, केमिकलाइज होते हैं ना, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होती है। बट हमारा जो प्रोडक्शन है वो किसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, कॉटन टेक्सटाइल। तो हाउ एवर यहाँ पे जो ट्रेड गारमेंट है इज ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल।
पर जो ट्रेड मतलब जो हम गारमेंट ट्रेड करते हैं, है ना, ट्रेड इन गारमेंट्स जो है बाहर से जो हम लेते हैं वो सिर्फ 4% ही है, मतलब बाहर के कपड़े हम लोग ज्यादा नहीं पहनते। समझ रहे हो? अगर आपको लगता है कि बाहर के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, बढ़िया ब्रांड होता है, ये वो कुछ अच्छा नहीं होता भाई। इंडिया के कपड़े हर जगह फेमस है। ठीक है, जो हमारी स्पिनिंग मिल्स हैं आर कॉम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर वी प्रोड्यूस। तो जो हमारी स्पिनिंग मिल है सारे कपड़े लेती है, ठीक है, सारे कपड़ों को वो मतलब उसमें कैपेबल है कि वहां पर फाइबर्स उसके प्रोड्यूस किए जा सके। मतलब इतनी कैपेबल मशीन हमने बनाई है। जो वीविंग निटिंग और जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी yarn दैट इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। है ना, तो जो वीविंग और निटिंग जो होती है और इस प्रोसेस में हम मतलब जो यूनिट्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का यान यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। रुक जाओ, इस इंक को जरा मिटाते हैं। देर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्री, ठीक है, इस सेगमेंट में, लेकिन उसमें से बहुत सारी जो है वो प्रोडक्शन जो होता है उनका फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट में होता है, यानी कि उनको स्मॉल स्मॉल यूनिट में बांट दिया गया है। ठीक है, और जो कि लोकल मार्केट को केटर करती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो काम दिया गया है वो ये है कि यहाँ पर एरिया वाइज या फिर लोगों की डिमांड के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बांट लिया है उस क्या कहते हैं प्रोडक्शन को, कि भाई ये वाले जो लोग हैं मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के लोग पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहनते हैं कि भाई यहाँ पर ये टाइप के कपड़े चाहते हैं, तो हमें लोकल मार्केट को केटर करना है कि वो लोग भी हमारा जो प्रोडक्ट है उसको यूज कर पाए। तो दिस मिसमैच इज अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री। तो ये मिसमैच था कि मतलब वो हो नहीं पा रहा था कि हम लोग अलग अलग जो एरिया था उसको केटर कर रहे थे लोकल मार्केट को। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो मेनी ऑफ आर जो स्पिनर्स थे एक्सपोर्ट करते थे कॉटन यार्न वाइल्ड अपैरल, गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैव टू इंपोर्ट फैब्रिक, तो उनको फैब्रिक इंपोर्ट कराना पड़ा, मतलब काम बढ़िया नहीं चल पा रहा था यहाँ पे इस तरीके से। तो अब यहाँ पे सवाल है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग yarn इन द लार्ज क्वांटिटी। मतलब हमें वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अभी यहाँ पर हमने पढ़ा ना, देखिए देखिए जो हमारा वीविंग और निटिंग और जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो मच ऑफ हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस नहीं कर सकता कंट्री के अंदर। तो इसीलिए इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है ताकि यहाँ पर अच्छे से जो हाई क्वालिटी का यार्न है वो उसको प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, ओके। ऑल्दो इसके बाद वी हैव मेड सिग्निफिकेंट, हमने कुछ सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया प्रोडक्शन में ऑफ गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन, यानी कि 356 लाख बेल यानी कि 170 केजी ईच ड्यूरिंग 2011-12 इनटू इंपोर्ट एंड स्टिल फिल्ड। तो हम यहाँ पर क्या किया है कि हम यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्शन है मतलब इतना ज्यादा इतना लॉन्ग हमने मतलब जो हैवी कॉटन बेल्स हमने बाहर से लिए हैं। ठीक है, हमारे प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है, राइट। पावर सप्लाई, एक सेकेंड। Power supply is erratic and machinery needs to be upgraded in weaving and processing sector in particular, है ना। तो यहाँ पर हमें पावर सप्लाई अच्छा करना चाहिए, मशीनरी अपग्रेडेड होनी चाहिए, पुरानी मशीन चल रही है शायद, तभी जो हमारी वीविंग है जो प्रोसेसिंग है वो प्रॉपर अच्छी नहीं हो पा रही है जो हमें चाहिए। अदर प्रॉब्लम्स क्या है कि जो लो आउटपुट आता है लेबर का, स्टिफ कंपटीशन है, सिंथेटिक फाइबर्स मार्केट में आ गए हैं तो वो हमारा कंपटीशन लो कर रहे हैं। कॉटन कोई खरीदता नहीं क्योंकि कॉटन महंगा होता है ना, लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। जितने में अगर वो कॉटन खरीदेंगे उतने में शायद वो दूसरा आइटम परचेज कर सकते हैं कि यार इतने में तो सस्ते में मैं दूसरे वाला आइटम ले लूंगी, यही बोलते हैं ना हम लोग। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का भी, है ना, जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस पर आता है। अब देयर वर अबाउट 80 जूट मिल्स इन इंडिया। 2010 और 11 में सिर्फ 80 जूट मिल थी। तो जूट के हम देखिए किस तरीके से चीजें बनाते हैं, रस्सियां बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं। अब जो मोस्ट ऑफ दीज जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में, है ना, अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, अ नैरो बेल्ट जो कि 98 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड, बस इतने एरिया में सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन किया जाता है। वेस्ट बंगाल देखिए यहाँ पर है, ये हुगली रिवर है, इस रीजन में, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो इस रीजन में ही सिर्फ जूट प्रोडक्शन किया जाता है।
ठीक है? ये देखिए जूट से बने हुए प्रोडक्ट हैं। ये वेस्ट बंगाल है और ये हुगली रिवर है। फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है लोकेशन इन हुगली बेसिन, क्या फैक्टर मतलब फैक्टर होते हैं कि भैया क्यों सिर्फ हुगली बेसिन में ही वहां पर मिल्स लोकेटेड है। तो फैक्टर है अबंडेंस ऑफ वाटर एंड प्रोसेसिंग रॉ जूट। जब हमें जूट निकालना होता है ना तो उसके लिए बहुत पानी चाहिए होता है, तो पानी हमें कहाँ से मिल जाता है? नदी से। चीप लेबर मिल जाती है बंगाल में, ठीक है? वेस्ट बंगाल मिल से मिलती है, बिहार से मिल जाती है, उड़ीसा से मिल जाती है, उत्तर प्रदेश से, मतलब यहाँ से हमें चीप लेबर मिल जाती है, तो हमें काम करने में बहुत आसानी होती है ना? इसके बाद प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, यानी कि जो पास में ही पड़ जाते हैं, वहां से फटाफट से जूट क्या है काटा और मिल्स तक ले जाया गया, वहां पे वो सारा क्लीनिंग विलीनिंग की प्रॉपर, फिर मतलब ज्यादा दूर नहीं पड़ा, हमें ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर यूज नहीं करनी पड़ रही, है ना? गुड नेटवर्क है यहाँ पर रेलवे का, रोडवेज का, वाटरवेज का, जिससे क्या है रॉ मटेरियल की मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है, बहुत परेशानी नहीं होती, है ना? एक्सपेंसिव भी नहीं है वाटर ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर क्या है फायदा ही फायदा, है ना? तो 2010 और 2011 में क्या हुआ, जो जूट इंडस्ट्री थी उसमें 3.7 लाख वर्कर्स जो थे वो डायरेक्टली, और अनदर 40 लाख स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो थे वो इंगेज थे जूट और मेस्ता के कल्टीवेशन में। देखिए मतलब कितने सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना? कितने लोगों को यहाँ पर क्या मिल रहा है? एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है? मेनी मोर पीपल वर एसोसिएटेड इनडायरेक्टली। अब देखिए और भी कई लोग थे जो यहाँ से इनडायरेक्टली एसोसिएटेड थे, जिसको कैसे कह सकते हैं हम, जो डीलर्स वगैरह थे, है ना? ब्रोकर्स वगैरह होते हैं और जो सेल्स पर्सन होते हैं, जो सामान उठाते हैं और वहां से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इन छोटे-छोटे काम से, मतलब इन छोटा काम नहीं है एक्चुअली, बड़े-बड़े काम में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो डायरेक्टली वो 35 से 50 लाख तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं जो ये इंडस्ट्रीज फेस करती हैं, जैसे स्टिफ कंपटीशन, बहुत तगड़ा कंपटीशन है ना? हर जगह कंपटीशन है। इंटरनेशनल मार्केट में फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट आ गए हैं, है ना? जो कि बड़ा ही हल्का कपड़ा होता है और उसको बॉडी में पहनो फील ही नहीं होता हमने कपड़ा पहना हुआ है, जो कि बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड से आता है। तो ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इनसे अच्छी क्वालिटी का कपड़ा देना है और हल्का देना है और उसकी क्वालिटी भी लो रखनी है हमें। However, जो internal demand है has been on the increase due to the government policy of mandatory use of jute packaging, है ना? जूट पैकेजिंग देखो किस तरीके से की हुई है प्रॉपर और अच्छा। ये देखिए स्टिमुलेट डिमांड जो है प्रोडक्ट्स की, है ना? डाइवर्सिफाई हो गई, जैसे जैसा कि मैंने कहा, देखो कितने सुंदर सुंदर इसके होम डेकर पीसेस बने हुए हैं, बैग्स बने हुए हैं, हैंड बैग, ये ड्रॉइंग्स यहाँ पर बनी हुई हैं, चप्पल है, ये थैला है, मैट है, मतलब कितनी सारी चीज हम जूट की यूज करते हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ रही है ना? अब 2005 में एक जूट पॉलिसी लॉन्च हुई, ठीक है? फॉर्मुलेट की गई और उसमें उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है और गुड प्राइस इंश्योर करना है, ताकि जो भी प्रोडक्शन हुआ है खेतों में, मतलब जितना भी जूट उगा है, तो उसके ऊपर अच्छा प्राइस हम लोगों को ऑफर करना है, किसको? फार्मर को, ताकि उसको भी नुकसान नहीं हो। मेन मार्केट क्या है हमारी? यूएसए है, चाइना है, कनाडा है। नहीं नहीं नहीं, चाइना नहीं है। यूएसए है, कनाडा है, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके और ऑस्ट्रेलिया, तो यही हमारी मोस्ट मतलब डिमांडिंग वो है, कंट्रीज है जिनको हमारा जो प्रोडक्ट है वो चाहिए होता है, ठीक है? अब जो जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ग्लोबल कंसर्न है एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीजों को लेकर कि वो बायोडिग्रेडेबल हो जाएं, है ना? यानी कि जो प्लास्टिक का यूज था वो काफी बढ़ रहा था, बट अभी हम लोगों ने प्लास्टिक का यूज बहुत कम कर दिया, पर फिर भी खत्म नहीं हुआ है ना? अब जैसा कि थैलियाँ अगर घर में आ जाती है तो पड़ी रहती है, तो दैट मीन्स वो यूज होती रहती है। पर हम लोग ये चाहते हैं कि जो प्लास्टिक का यूज है इसको कम कर दिया जाए और बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल है उनको यूज किया जाए, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहे, सेफ रहे, जिसके लिए अपॉर्चुनिटी किसको मिल रही है? जूट प्रोडक्ट्स को मिल रही है कि भैया इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से यूज करो। तो ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ये एनवायरनमेंट से निकले हैं तो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ही नहीं करेंगे। अब जो इंडिया है वो स्टैंड करता है सेकंड एज वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, है ना? बट ऑक्यूपाई करता है फर्स्ट प्लेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड़ और खांडसरी, है ना? गुड़ और खांडसरी, मतलब खांडसरी एक चीनी का ही पार्ट है, मतलब शुगर जैसा ही होता है बट थोड़ा सा मोटा होता है। ये देखिए गुड़ है, ये खांडसरी
है ना? रॉ मटेरियल जो कि यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में वो बल्की होते हैं, है ना? एंड इन हाउलेज इट्स सक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस, तो इसमें जो सक्रोज कंटेंट होते हैं उनको कम कर दिया जाता है, ठीक है? ये जो इंडस्ट्री है सीजनल होती है नेचर में, ठीक है? लेकिन इसमें जो टाइप चलता है इंडस्ट्री का वो होता है कोऑपरेटिव सेक्टर का। मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर यहाँ पर लोग मिलकर आपस में काम करते हैं, है ना? एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप बन जाती है, तो उसमें लोग मिलकर काम करते हैं। तो 2010-2011 में यहाँ पर 662 शुगर मिल्स थी हमारे कंट्री में, काफ़ी कम थी। उत्तर प्रदेश में थी सबसे ज़्यादा, बिहार में थी, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में एंड पंजाब में, नहीं और हरियाणा में भी, मध्य प्रदेश में भी। तो इतनी सारी कंट्रीज स्टेट्स हैं जहां पर शुगर मिल्स लोकेटेड हैं, सेटअप है। ठीक है, वापस से नाम मैं यहाँ पर बोलती हूँ। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स हैं जो शुगर प्रोडक्शन करते हैं। अब जो 60% प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार से होता है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश और बिहार से होता है, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की खेती बहुत ज्यादा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देयर इज अ टेंडेंसी फॉर मिल्स टू शिफ्ट द कंसंट्रेशन इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट, स्पेशली इन महाराष्ट्र। लेकिन अभी क्या हो गया है कि जो इंडस्ट्रीज हैं इनको सेट कर दिया गया है, कहाँ चली गई हैं, महाराष्ट्र में, और जो साउथ के स्टेट्स हैं, वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पर इनको लोकेट कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है? This is because the cane produced here has a higher sucrose content, यानी कि इसमें जो शुगर कंटेंट होता है जो कि कहाँ पर ग्रो किया जाता है, साउथ सर्दर्न स्टेट्स में, सर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में जो ग्रो किया जाता है वहां पर जो सक्रोज कंटेंट होता है वो इसमें हाई होता है, इसलिए इन इंडस्ट्रीज को सेटअप कर दिया गया है टू दी साउथ। ठीक है, कूलर क्लाइमेट होता है यहाँ पर, जिससे क्या होता है जो क्रशिंग सीजन है वो लंबा चलता है ना? गर्मी कम होती है तो क्रशिंग सीजन रोक दिया जाता है, क्योंकि गर्मी में वहां पर क्रशिंग नहीं की जाती, वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, और गैसेस वहां से फ्यूम्स निकलती हैं, तो वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। अब इसी के साथ साथ जो कॉपरेटिव्स हैं आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स, कॉपरेटिव्स यहाँ पर बहुत सक्सेसफुल है, इंडस्ट्रीज मिल्स नहीं है ना? और मेजर चैलेंजेस यहाँ पर क्या है कि सीजनल होता है नेचर में इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री काफी पुरानी है, इनएफिशिएंट मेथड्स हम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा चल भी नहीं पाती, ट्रांसपोर्ट डिले कर देता है। कई बार क्या होता है जो शुगर केन है वो टाइम पर नहीं पहुंच पाता फैक्ट्रीज में, है ना? और यहाँ पर क्या है कि जो बैगेस की जो नीड है वो मैक्सिमाइज हो जाती है, यानी कि जो जब इसको क्रश करने के बाद जो उसका कचरा निकलता है ना गन्ने का, उसको बैगेस बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी मतलब उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, वो भी चाहिए होता है, कहीं ना कहीं वो यूज कर रहे होते हैं हम लोग। तो ये हमारा टॉपिक था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसमें लास्ट में आपने टॉपिक पढ़ा जिसमें बोल रहे थे कि वाई जो शुगर इंडस्ट्री थी दे आर शिफ्टेड टू दी सदर्न वेस्टर्न स्टेट्स। तो यहाँ पर आपको रीजन मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में आप देखोगे। ठीक है, और ये कई बार रिपीट भी हुआ है, तो इस लेसन को कम से कम ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, अच्छा लेसन है। और आप सभी बच्चे हम लोगों को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, दैट इज ऑन टेलीग्राम, सत्य शिक्षा 9th 10th। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। बाय बाय।